प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग भाषा पे चर्चा करते हैं। तो चलिए भाषा की परिभाषा देखते हैं। जिस माध्यम से मनुष्य अपने भावों, विचारों और भावनाओं को लिखकर या बोलकर एक दूसरे के समक्ष व्यक्त करता है, उसे भाषा कहते हैं। इस प्रकार मनुष्य की सार्थक व्यक्तवाणी को भाषा कहते हैं। संस्कृत के भाष धातु से भाषा की उत्पत्ति हुई है। भाषा के मुख्यतः दो रूप है, पहला लिखित और दूसरा मौखिक। रामचंद्र शर्मा जी, जो कि हमारे देश के एक विद्वान हैं और साथ ही साथ वे भाषा वैज्ञानिक के रूप में भी जाने जाते हैं, उन्होंने भाषा की परिभाषा देते हुए कहा है कि मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह जिसके द्वारा मन की बात बताई जाए भाषा कहलाती है। एक अन्य विद्वान, जो कि एक विदेशी विद्वान हैं, स्वीट, उन्होंने भी भाषा की परिभाषा दी है और कहा है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा कहलाती है। भाषा की प्रकृति व विशेषताएं। भाषा एक अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं। अर्थात भाषा जो होती है वह हम अपने जन्म के बाद सीख के अर्जित करते हैं, वह हमें पिता द्वारा प्राप्त नहीं होती, अर्थात वे पैतृक नहीं होती। भाषा वातावरणीय होती है, वंशानुगत नहीं। भाषा जो है वे वातावरणीय होती है, अर्थात हम जिस भी क्षेत्र में पैदा होते हैं और उस स्थान पर बोली जाने वाली भाषा को ही हम बोलते हैं, वह हमें वंशानुगत प्राप्त नहीं होती है। भाषा एक सामाजिक वस्तु है, अर्थात भाषा पर सभी का समान अधिकार होता है। भाषा निरंतर अभ्यास के द्वारा अर्जित की जाती है। भाषा कठिनता से सरलता की ओर गमन करती है। भाषा एक निकाय है। भाषा कौशल है। भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा अभिव्यक्ति का एक साधन है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। सभी भाषाएं एक दूसरे से अलग अलग होती है। भाषा अपने क्षेत्र से संबंधित होती है। भाषा के विविध रूप। भाषा को विविध रूपों में बांटा गया है, जिसमें पहला है बोली, जिसे हम क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती। इन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारणतः अपने समूह या घरों में होती है। किसी भी देश में बोलियों की संख्या अनेक होती है। ये घास पात की तरह अपने आप जन्म लेते हैं और किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं। हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं मगही, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, बघेती, छत्तीसगढ़ी, ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, मंडियाती, गढ़वाली और कुमाऊनी। इसके पश्चात उपभाषा किसे कहते हैं? तो उपभाषा जो है, अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विकास हो जाता है तो वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। अर्थात जो बोली होती है उसमें यदि साहित्य रचना प्रारंभ हो जाए तो बोली ना रह कर के वो एक उपभाषा बन जाती है। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई उपबोलियां होती हैं। एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। राजस्थानी उपभाषा जो है उसकी कितनी बोलियां हैं? पहला है मारवाड़ी और दूसरा है मेवाड़ी, और इसका मुख्य क्षेत्र है राजस्थान, अर्थात राजस्थान में इन बोलियों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, उसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? कौरवी या खड़ी बोली, बागरू या हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, जो कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बोली जाती है। उसके बाद है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेती और छत्तीसगढ़ी आती है, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। उसके पश्चात उपभाषा में बिहारी आती है, जिसके अंतर्गत भोजपुरी और मगही है, जिसे बिहार और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। फिर पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कुमाऊनी, पहाड़ी, गढ़वाली बोली आती है, जिसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बोली जाती है। इसके पश्चात है मानक भाषा। भाषा के स्थिर तथा सुनिश्चित रूप को मानक भाषा या परिनिहित कहते हैं। मानक भाषा शिक्षित वर्ग की शिक्षा, पत्राचार, व्यवहार की भाषा होती है। इसके व्याकरण तथा उच्चारण की प्रक्रिया लगभग निश्चित होती है। मानक भाषा को टकसाती भाषा,
टकसाती भाषा भी कहते हैं। इसी भाषा में पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन होता है। किसी भाषा के मानक रूप का अर्थ है उस भाषा का वह रूप जो उच्चारण, रूप रचना, वाक्य रचना, प्रयोग तथा लेखन आदि उस भाषा के सभी नहीं तो अधिकांश सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा शुद्ध मानी जाती है। इसके पश्चात है मातृभाषा। मातृभाषा यानी जिस भाषा में माँ बातें करती है या बोलती है वही भाषा बच्चे की मातृभाषा होती है। जन्म लेने के बाद मानव को जो प्रथम भाषा सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। किसी भी व्यक्ति के लिए मातृभाषा उसकी अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा साधन होती है। किसी भी बात को मातृभाषा में सबसे अच्छे तथा सरल ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। इसके बाद आती है राष्ट्रीय भाषा। देश के विभिन्न भाषाभाषियों में पारस्परिक विचार विनिमय की भाषा को विचार विनिमय की भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अर्थात एक बड़े वृहद देश में जो लोग एक दूसरे के साथ पारस्परिक संबंध को स्थापित करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा को देश के अधिकतर नागरिक समझते हैं, पढ़ते हैं या बोलते हैं। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश प्रदेशों में बहुमत द्वारा बोली व समझी जाती है वह राष्ट्रभाषा कही जाती है। दूसरे शब्दों में वह भाषा जो देश के अधिकांश निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे अमेरिका अंग्रेजी, चीन चीनी, जापान जापानी तथा भारत हिंदी। भारत में लगभग 70 से 75% लोगों द्वारा हिंदी प्रयोग में लाई जाती है। राजभाषा। जिस भाषा में सरकार के कार्यों का निष्पादन होता है उसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषा केवल राज्य के सरकार के कामकाज की होती है। भारत के संविधान के अनुसार हिंदी संघ सरकार की राजभाषा है। राज्य सरकार की अपनी अपनी राजभाषाएं होती हैं। राजभाषा वह भाषा है जो देश के कार्यालयों व राजकाज में प्रयोग की जाती है। इसके पश्चात है संपर्क भाषा। अनेक भाषाओं के अस्तित्व के बावजूद जिस विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति राज तथा देश विदेश के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है उसे संपर्क भाषा कहते हैं। इसके अतिरिक्त आज भारत में संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी प्रतिष्ठित होती जा रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई है। इसके बाद है प्राचीन भाषा। जो भाषाएं आदिकाल से व्यवहार में लाई जा रही है वह प्राचीन भाषा कहलाती है। जैसे संस्कृत, पाली और प्राकृत हमारे भारत की प्राचीन भाषाएं हैं। और विदेशी भाषा। जो भाषाएं दूसरे देशों से ग्रहण की गई हो तथा व्यवहार में लाई जाती है उसे विदेशी भाषा कहते हैं। जैसे अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी। धन्यवाद।